Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series Quick Knowledge Crunch, जिसमें हम अभी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। एंड आज हम कवर करेंगे इसके अंडर बेगम हजरत महल, द रेवोल्यूशनरी क्वीन ऑफ अवध। ओके, तो जिनका रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। उसमें हमने जैसे इम्पॉर्टेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसंत, सरोजनी नायडू, बीकाजी कामा, उनको अभी तक डिस्कस किया है, तो आप उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं। एंड अभी आज हम बात करेंगे बेगम हजरत महल पे, ठीक है। और इसे स्टार्ट करने से पहले हम कल के जो हमारे क्वेश्चंस थे, राइट, सरोजनी नायडू के बेस पे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, लिटरेरी वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू इंक्लूड्स ए द बर्ड ऑफ टाइम, बी द फेदर ऑफ द डॉन, सी बोथ, डी नन। ठीक है, आपको बताना था कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सरोजनी नायडू के, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सी बोथ, दोनों ही हैं। और इसके बिना हम जो है और भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स सरोजनी नायडू के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो 1905 में पब्लिश हुआ। सेकंड आता है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, एंड देन द स्केप्ट्रेड फ्लूट जो हुई 1928 में, एंड द फेदर ऑफ डॉन 1961 में। अब जो फेदर ऑफ डॉन था, आप देख रहे हैं वो 1961 में हुआ, तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी, तो ये इनकी आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था। और किसने किया था? इनकी जो डॉटर थी, उन्होंने इसको जो है पब्लिश किया था। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्ले रिटन बाय सरोजनी नायडू विच अर्नड हर अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड। ये जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उनको कैम्ब्रिज पढ़ने का मौका मिला था, क्योंकि हैदराबाद के नवाब उनके प्ले से इम्प्रेस हुए थे और फिर उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी, राइट। तो आपने बताना था कि कौन सा प्ले था वो। तो उस प्ले का नाम है मेहर मुनीर, और उसको पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में लिखा था, सिर्फ 12 साल की उम्र में, देख रहे हैं आप, पर्शियन में। तो ये बहुत टैलेंटेड थी। आपको ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको माइंड में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू का जो बर्थडे है हम किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका जो बर्थडे है हम नेशनल वुमेंस डे को जो है की फॉर्म में हम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने वुमेन के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, वुमेन के वेलफेयर की बात की, वुमेन के राइट्स की बात की, जो भी सोशल इवल्स थे वुमेन के, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज वगैरह, उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई थी। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनका बर्थडे हम हर ईयर 13 फेब नेशनल वुमेन डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये सरोजनी नायडू की बात हुई। अभी आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर जो है बेगम हजरत महल पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी जैसे हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की बात की थी, राइट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जिसने जो है ब्रिटिशर्स के मन में एक फियर क्रिएट कर दिया था। उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 लेके आए, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अभी जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं और हमें ये फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम देंगे। तो इसीलिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। ओके, तो इसी में दो लेडीज़ बहुत ऊपर बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्ट लिया था। फर्स्ट थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो हमने देख लिया है। अभी कंटिन्यू करेंगे हम इसको बेगम हजरत महल के साथ। तो इनको रेवोल्यूशनरी क्वीन ऑफ अवध भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि इनके हस्बैंड जो हैं वाजिद अली शाह, जो नवाब होते हैं अवध के, उनको कलकत्ता एग्जाइल पे भेज दिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद ये अवध को सारे ऑपरेशन संभालती हैं, लखनऊ को सीज करती हैं, और फिर वहाँ से जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड करती हैं।
ठीक है, इसलिए इनको रेवोल्यूशनरी क्वीन ऑफ अवध का टाइटल दिया गया है। क्या होता है, चलिए आप रिवॉल्ट को देखने से पहले हम एक बार इनका जो है अर्ली लाइफ देख लेते हैं, कैसे इनका बर्थ हुआ, ठीक है, क्या बैकग्राउंड रहा है वो एक बार देखते हैं। तो इनका जो बर्थ हुआ वो फैज़ाबाद अवध में हुआ था 1820 में, और इनका नाम जो था, ओरिजिनल नेम था मोहम्मदी खानोम। ओके, तो इनका जो बर्थ होता है ना वो बहुत पुअर फैमिली में होता है, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं ये, और इसलिए इनके पेरेंट्स इनको सेल कर देते हैं एज अ रॉयल अटेंडेंट। ओके, इनको वहाँ पे जो नवाब का जैसे महल होता है अवध में, वहाँ पे जाके रॉयल अटेंडेंट की तरह काम करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे उस टाइम पे हाउस ऑफ परीज होता था, हाउस ऑफ हेरीज जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो परी का जो परी हाउस क्या था बेसिकली, वो नवाब जो थे वहाँ के अवध के, उनको लाइक शौक था सिंगिंग डांसिंग का, तो वो पेट्रोनेज करते थे इसको, और उन्होंने हाउस ऑफ परीज करके क्रिएट किया था, जिसमें ब्यूटीफुल गर्ल्स होती थी, उनको सिंगिंग की ट्रेनिंग डांसिंग की ट्रेनिंग वो दी जाती थी, फिर वो परफॉर्म करते थे, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स। तो ये उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं बेगम हज़रत महल बाद में, ठीक है। फिर जब ऐसा हुआ उसके बाद जो नवाब थे वो इनसे बड़ा इम्प्रेस होते हैं, नवाब वाजिद अली शाह, तो बाद में वो इनसे मुट्ठा मैरिज परफॉर्म करते हैं। अब मुतहा मैरिज क्या थी? मुतहा मैरिज बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती थी, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ठीक है। बेसिकली क्या होता था, वो होता था कि सन के लिए की जाती थी, कि नवाब को जैसे सन चाहिए, ठीक है, अपना जैसे वारिस चाहिए किंगडम को आगे संभालने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे यही मतलब मेन एम होता था, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसे मुतहा मैरिज करते थे, और अगर तो जिससे लेडी से शादी की है अगर उसके सन हो गया, उसके बाद उसको एज अ बेगम एज अ क्वीन रिकॉग्नाइज किया जाता था, ठीक है। उससे पहले वो क्वीन की तरह नहीं होती थी, वो मुतहा क्वीन अलग एक उसको डेजिग्नेशन दी होती थी। तो जब बेगम हज़रत महल का सन होता है बरगिस कादरी, उनका जन्म होता है, उसके बाद उनको बेगम का टाइटल दिया गया, ठीक है, बेगम हज़रत महल, तो इसलिए ऐसे इनका नाम पड़ा। उसके बाद हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अब बात करें, ठीक है, उसमें कैसे इनका रोल रहा है वो देखते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जब ये 1856-57 ये वाला टाइम पीरियड था, तब ब्रिटिश जो इम्पेरियलिस्ट एक्टिविटीज़ थी, एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उनको अपना रूल ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज कॉन्कर करने थे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए, राइट, जिसमें हमने देखा झांसी कैसे कैप्चर हुई थी, उसके बाद उसके बिना और भी स्टेट्स हुई थी, सतारा हो गई, ठीक है, संबलपुर हो गया, ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स हुई थी। तो लखनऊ को सॉरी अवध को कैप्चर करने के लिए उनको ब्रिटिशर्स को कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैप्चर कैसे करें हम, ठीक है, क्योंकि इन पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी नहीं चल सकता था, सन था, ठीक है, बरगिस कादरी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको मिस गवर्नमेंट का एक ऐसा ही रूल निकाला कि यहाँ पे गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं है, और इसको जो है नवाब को कैलकाटा में एग्जाइल पे सेंड कर दिया, मतलब लिटरली धक्का सा हुआ था अवध के लोगों के साथ। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, अवध की जो जनता थी वो भी बहुत परेशान हो गई थी ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे ताल्लुकदार वगैरह की जो ज़मीनें थी वो कॉन्फिस्केट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जो है पीजेंट्स वगैरह बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे, ब्रिटिशर्स की जो ये बेकार की पॉलिसीज थी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ओके। इसलिए जैसे अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कॉज देखते हैं ना, उसमें एक ये भी बोलते हैं कि जो सिपॉयज थे, सोल्जर्स थे अवध के, वो पीजेंट इन यूनिफॉर्म एक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो पीजेंट्स का एक गुस्सा भरा हुआ था, उनकी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे धक्का हुआ था, ठीक है। उनका नवाब अच्छे से वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट उसको फालतू में जो है एक्साइल पे सेंड कर दिया गया। तो ऐसे करके अवध का एक एक्सेप्शनल सा केस देखने को मिलता है, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि इसको किस बेसिस पे जो है ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था, तो वो था मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे, ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपको जैसे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1857 में अवध के साथ हो गया। उसके बाद जैसे मेरठ से 1857 में रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि सिपॉइज वगैरह सब क्रांतियाँ वो फैलने लगी थी। तो जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो बेगम हज़रत महल आगे आई, ठीक है। उनका सन जो बरगिस कादिर था वो उस टाइम पे 11-12 ईयर्स का था, माइनर था,
तो उसको उन्होंने फिर भी एज अ मतलब किंग डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद वो खुद आगे आई और उन्होंने लीड किया रिवॉल्ट को। उन्होंने इतनी अच्छे से ब्रेवरी से लीडरशिप प्रोवाइड की, ठीक है। उन्होंने पहले तो क्या करती थी, वो अपनी सारा आर्मी को ऑर्गेनाइज करा उन्होंने, ठीक है। फिर उनको इंस्ट्रक्शंस दिया कि हाँ आपको कैसे कैसे प्लान करना है, हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें की उन्होंने। स्पेसिफिकली एक वुमेन यूनिट भी ऑर्गेनाइज किया था, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के। खुद तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही अच्छे से, और साथ में और वुमेन को भी इंकरेज किया और एक वुमेन यूनिट बनाया, ठीक है। और उसको जैसे वुमेन यूनिट जो बनाया, उसको लीड भी एक वुमेन कर रही थी, उड़ा देवी करके उनका नाम था, वो उसको लीड कर रही थी। तो अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें उस टाइम पे कितनी बड़ी एग्जांपल आपको देखने को मिलती है, राइट। खुद तो उन्होंने पार्ट लिया, साथ में और वुमेन को भी इंकरेज किया, और उन्होंने इसके बिना जो है लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला कि कैसे ये हमारी जो है रिलीजियस पॉलिसीज़ में कैसे इंटरफियर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बना था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, राइट। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये हमारी जो हिंदू मुस्लिम्स हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, ठीक है। उन्होंने अपने यूनिट में भी जो उनका आर्मी का यूनिट था उसमें हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स कंबाइन करके रखे थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि कैसे ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि टेम्पल्स को, मॉस्क्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ की बात करी इन्होंने, जो कन्वर्जन्स करी थी, राइट। तो ये सब चीज़ें ये आगे लेके आती हैं। फिर इनकी ये लीडरशिप से, इनकी ये प्लानिंग होती है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की टेक्निक होती है। तो जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाना साहब, बहुत इम्प्रेस होते हैं इनसे, फिर इनसे एसोसिएट करते हैं। उधर फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे, वो इनसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। फिर जब क्या होता है कि ये सब तीनों मिलके शाहजहानपुर करके जगह है, वहाँ पे भी जो है अटैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब अच्छे से ये लड़ाई कर रहे होते हैं। अगर आप बेगम हज़रत महल की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स बोलती हैं कि वो एलिफेंट पे राइड करके आती थी बैटलफील्ड में, और फिर बहुत ब्रेवरी से जो है लड़ाई करती थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है उस टाइम के लिए कि हाँ अपने घरों से निकल के आप बैटलफील्ड पे इतनी बहादुरी से लड़ाई कर रही हैं, टक्कर दे रहे हैं मेल जो सोल्जर्स हैं उनको, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने दी थी, ह्यू ग्रोज ने हमने देखा था, उनको एक उनकी अप्रिसिएशन के लिए भी उनको लाइंस बोली हैं, ठीक है, हमने बात की थी। तो ऐसे ही बेगम हजरत महल थी, ठीक है। ये बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रही होती हैं, बट बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स इनसे जैसे डर रहे होते हैं, नहीं इनको हरा पा रहे होते, तो फिर वो बाद में नेपाल के किंग की हेल्प लेते हैं, जंग बहादुर होते हैं उस टाइम पे, उनकी हेल्प लेते हैं। वो 3000 गोरखास को सेंड कर देते हैं, ठीक है, इनको हराने के लिए। और फाइनली ये डिफीट का सामना करती हैं लखनऊ पे। बट फिर उसके बाद भी आप देखिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स इनको बहुत लालच देते हैं कि हाँ आप जो है यहाँ पे रह सकती हैं, बट आपको ये करना होगा ऐसा। तो ये हारती नहीं है उनके सामने, ये सरेंडर नहीं करती हैं, ठीक है। ये नाना साहब के साथ नेपाल चली जाती हैं वहाँ से, बट हाँ सरेंडर नहीं करके गई उनके सामने, राइट, ब्रिटिशर्स के सामने। नेपाल में जाती है, नेपाल का किंग पहले तो उसी ने गोरखा सेंड किए होते हैं, बट बाद में फिर बात होती है, मानता है, तो इनको असाइलम प्रोवाइड करता है। और फिर टिल डेथ वो ये बेगम हज़रत महल वहाँ पे ही रहती है, ठीक है। तो इनकी अगर डेथ की बात करें 1879 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। काठमांडू जमा मस्जिद है, वहाँ पे उसके पास इनका टॉम बनाया गया और वहाँ पे इनको बरी किया गया। बट अब बेगम हज़रत महल ने, हमने देखा, एक वीरांगना के रूप में लड़ाई करी ब्रिटिशर्स से, राइट। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन को, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें की। फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 1962 को, ठीक है, हज़रतगंज में एक ओल्ड विक्टोरिया पार्क था, उसको रीनेम किया गया इनके ऑनर में। और उसके बाद वहाँ पे इनका मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करवाया गया। फिर अभी जैसे इन्होंने वुमेन के, मतलब वुमेन को भी ये आगे लेके आई थी रिवॉल्ट में, ठीक है, तो वुमेन के लिए भी काम किया, राइट। तो इसीलिए इनके नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की थी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की मेरिटोरियस गर्ल्स थी उनके लिए,
तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये आज भी इनको हम याद करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जब भी बात आती है। ओके, तो चलिए, ये आज का हमारा लेक्चर है बेगम हजरत महल का, इसको हम यहीं पे एंड करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ में। कल हम एक और वुमेन फ्रीडम फाइटर जिन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया होगा इंडिपेंडेंस में, तो उनकी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। बस उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। एंड इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में भी, क्योंकि क्या है, शेयर करेंगे, हमने बात की थी नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉलेज गेनिंग, राइट। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।